हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9th का 3rd चैप्टर के नोट्स, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आप लोगों को ये नोट्स आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इनको अच्छे से देखिए, समझिए। और प्री अब आने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। नाज़ीवाद का अर्थ, नाज़ीवाद का उदय कब हुआ? वाइमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, नाज़ीवाद और फासीवाद क्या है, इसको हम अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं या कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो उन लोगों को ये मेरे एनसीईआरटी के नोट्स मिलें, ताकि वो कंटिन्यू नोट्स को देखते रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमार गणतंत्र जर्मनी की उस प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को कहा जाता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में 1919 में 1933 तक शाही सरकार के स्थान पर कार्यभार संभाला था। यद्यपि उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था, किंतु 1919 में वाइमार नगर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस संवैधानिक सदन यानी कि लोकसभा का गठन हुआ था, इसलिए इसे वाइमार गणतंत्र कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 लड़ा था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में शामिल होते ही 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साय संधि द्वारा जर्मनी पर कुछ कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इस संधि से जर्मनी को सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 10% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिए। युद्ध का असर देखेंगे हम यहाँ पर। इसमें मैंने हर पॉइंट को ऐड करके अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेंस के लिए अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, ताकि ये नोट्स एक बार ही बने अच्छे से, ताकि आप लोगों को बार बार या किसी और के नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। युद्ध तबाही का हर्जाना वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। राजनीति, रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी को युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी
कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 88,60,000 मार्क हो गई। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। मंदी के साल 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर निर्भर था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही थी रातों रात बंद हो गई, यानी कि जो मिल थी वो रातों रात बंद हो गई। जो उनको धनराशि मिल रही थी वो रातों रात बंद कर दी गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और स्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 40% रह गया था और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, सर्वहाराकरण करीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। हिटलर का उदय, यहाँ पे हम हिटलर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रो जर्मन फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का व्यक्तिगत विवरण: जन्म 20 अप्रैल 1879, जन्म स्थान ब्रूनो एम इन, ऑस्ट्रिया हंगरी। निधन 30 अप्रैल 1945 यानी कि 56 वर्ष की आयु में। निधन का कारण बंदूक की गोली से आत्महत्या, बर्लिन, नाजी जर्मनी। नागरिकता ऑस्ट्रियन 1879 से 1924 और जर्मन 1932 से 1945। राजनीतिक दल नाजी पार्टी 1921 से 1945। पत्नी ईवा ब्रॉन। शादी 1945। पिता एलोइस हिटलर, माता क्लारा पॉल्जल। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद उसने 1918 में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप है। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा: जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से। 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में असफलता मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा और भी ज़्यादा बिगड़ती गई और विदेशों में उससे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। 1933 में चांसलर बनते हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्राज्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोजेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाला और कार्यकारिणी और कानून बनाने वाली सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में
ले ली। 1920 में हिटलर ने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया, यानी कि उसने अपने आप को खुद ही सर्वोच्च न्याय घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात में राष्ट्रपति भी बन गए। इसके बाद नाजी दल। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए से ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। नक्सलवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। यहूदी के अलावा कई और नस्लें थीं जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति को जानते हैं। यहाँ पर इस तरह के पॉइंट आते हैं लेकिन डाइवर्ट होके आते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करिए आप लोग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी इसका बेस है। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने और हिटलर की पूजा करें, यानी कि वो खुद ही भगवान बन बैठा था। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, इसको देखते हैं यहाँ पर। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता था कि औरतें मर्दों से भिन्न होती हैं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनाना और शुद्ध आर्य रक्त बच्चे, यानी कि शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। यानी कि उनको पहले से ही ये चीज़ें उनको बोल दी जाती थी कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम एक अच्छी माँ बनो और आर्य रक्त वाले मतलब बच्चों को जन्म दो और उनका पालन पोषण करो। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है वो माँ है। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट और है। जो औरतें नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों से ज़्यादा छूट, थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट सस्ते में मिलते थे। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। कल हम 4th चैप्टर देखेंगे। जो भी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें आप लोग। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दूंगी। आप लोग कोई भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी का भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा उसका बेस एनसीईआरटी है। पहले आप अपनी एनसीईआरटी को क्लियर करिए, उसके बाद ही आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स को समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगा, क्योंकि उससे फिर आप लोगों का प्री क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि
प्री का जो बेस है वो सारा एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी क्लियर रखेंगे अपना सारा और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, वो हम लोग जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तब हम लोगों को रियलाइज़ होता है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करिए, और मैं आप लोगों को नोट्स इस तरह के डेली दूंगी, और ये नोट्स इसी तरह से आप लोगों को दिए जाएंगे ताकि इसमें हर चीज़ कवर की जाए, आप लोगों का कोई पॉइंट छूटे नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप लोगों को मेंस में दिक्कत होगा। अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स इस तरह से बना के रखें, इस तरह से तैयारी करके रखें ताकि आप लोगों को मेंस में दिक्कत ना हो, बार बार आप लोगों को नोट्स बनाने ना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह के नोट्स दे रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को, और प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सबको मेरा राधे राधे।